हेलो विद्यार्थियों, हम लोग पिछले क्लास में मैग्नेटिज्म और मैटर शुरू किए हैं और पिछले क्लास में हम लोगों ने चुंबक के बारे में बेसिक जो जानकारी होता है वो हम लोगों ने प्राप्त किया है। बेसिकली चुंबक होता क्या है, चुंबक के अंदर जो ध्रुव होते हैं उन ध्रुवों का जो प्राबल्य होता है उसको हम लोगों ने पोल स्ट्रेंथ यानी ध्रुव प्राबल्य नाम दिया था। और आगे हम लोगों ने जैसे विद्युत बल रेखाएं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको वो तमाम चीज़ें तैयार होगा और आगे भी इस चीज़ को आप कंटिन्यू रखिए। मतलब जो टॉपिक पर आपको लेक्चर मिल रहा है उसको आप उसी तरह से कवर कर लो, तो फिर आपको जो है आने वाला समय में जो है वो आपके ऊपर लोड कम हो जाएगा। एक्चुअली में हमारा जो मैग्नेटिज्म और मैटर जो चल रहा है, अभी में जो कहानी जो चल रहा है, जो बातें हम लोग सीख रहे हैं, अगर आप गौर कीजिएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो था उसी से मिलता जुलता चीज़ें अभी हम आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। वहाँ भी आप लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, यहाँ भी हम लोगों ने मैग्नेटिज्म का कूलम्ब्स लॉ देखा। मौलिक फोर्स जो था, मौलिक फंडामेंटल जो फोर्स था वो कूलम्ब्स लॉ ही था। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, यहाँ पर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड देखा। वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोगों ने देखा है। तो बेसिकली उसी का आप समझ लो कि जो क्षेत्र रेखाएं विद्युत के कारण होता था यानी आवेश के कारण होता था, वही काम अभी जो चल रहा है वो चुंबक के कारण चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उसी कड़ी में हम लोग वहाँ पर एक साथ जब दो अपोजिट नेचर के चार्ज को कुछ दूरी से अलग रखते थे, बहुत छोटा सा दूरी, माइन्यूट सा दूरी से जब अलग रखते थे तो उसका नाम हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल डाइपोल रखा था। विद्युत द्विध्रुव, याद कीजिए, ये नाम हम लोगों ने रखा था। जाहिर सी बात है उसी पैटर्न पे अगर हम लोग चुंबक में बात करेंगे तो चुंबक तो जब भी काम करता है वो तो डाइपोल पर ही काम करता है। चुंबक जो है वो कभी भी सिंगल पोल में नहीं आता है, याद रखिएगा। जैसे अगर मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, अगर सपोज कर ले कि हमारे पास एक ये चुंबक है, मान ले ये चुंबक है ना, यहाँ पर ये N पोल है और यहाँ पर ये S पोल है, और कोई क्या करे कि इस चुंबक को दो भाग में यहाँ से काट दे। तो दो भाग में जब आप काटिएगा ना तो एक भाग जो इधर बनेगा और एक भाग इधर बनेगा, तो ये तो हमारा S पोल है, इधर हमारा नॉर्थ पोल है। तो कई बार हमारे जहन में ये प्रश्न आता है कि अब तो एक एक पोल बन गया, ये साउथ पोल वाला चुंबक हो गया, ये नॉर्थ पोल वाला चुंबक हो गया, लेकिन ये सच नहीं है। जैसे ही आप चुंबक को काटिएगा ना तो ये अपने आप साउथ पोल बना लेगा अगर ये नॉर्थ है तो, और इधर साउथ है तो ये अपने आप नॉर्थ पोल बना लेगा। बात समझ रहे हो ना। फिर अगर कोई काटेगा तो सिमिलरली उसी पैटर्न पर ये फिर से टूटेगा। मतलब कहने का अर्थ ये होता है कि चुंबक को अगर आप एक बहुत छोटा से छोटा पार्टिकल में भी आप तोड़ दोगे ना, फिर भी उसके पास साउथ और नॉर्थ वाला जो प्रॉपर्टी है ये रहेगा ही रहेगा। तो जाहिर सी बात है ये तो अपने डाइपोल में आ गया। डाइपोल का मतलब होता है द्विध्रुव, जिसमें दो ध्रुव हो, है ना, दो अलग अलग नेचर का चीज़ हो उसमें, तब हम लोग उसको डाइपोल नाम देते हैं। तो जैसे चार्ज में था, एक प्लस था एक माइनस था, तो हम लोगों ने वहाँ पर नाम दिया कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मतलब चार्जों का द्विध्रुव है। तो चुंबक में तो ऑलरेडी ये बात तो हम लोगों को पहले से ही पता है कि इसमें तो दो ध्रुव अलग अलग होते ही हैं, और इसी का चर्चा हम लोगों को आज की क्लास में करना है। तो जाहिर सी बात है उससे जुड़ा हुआ चीज़ें हैं, तो बहुत कम समय में आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि ये तमाम चीज़ें आप जो है सो तैयार करके रखेंगे इसको। तो आइए चर्चा करते हैं इसमें। तो जाहिर सी बात है इसमें नाम हम लोग देंगे चुंबकीय द्विध्रुव। कहा यह जाता है कि अगर हम लोग एक चुंबक लें और इस चुंबक का दो ध्रुव हो क्या होता ही है, अगर नहीं हो तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक चुंबक लो, एक का ध्रुव, फिर दूसरा चुंबक लो और दूसरा का ध्रुव, ऐसे ले लो। तो एक अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ लेना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है, गैप रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम लोग द्विध्रुव बोल सकते हैं, और ये तो द्विध्रुव है ही। अगर एक ही साथ एक ही चुंबक में बात करो तो भी वो द्विध्रुव है ना। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं डेफिनेशन में, वो डेफिनेशन भी स्पष्ट तौर पे बोल रहा है, द सिस्टम इन विच टू अपोजिट एंड इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ पोल्स आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। यानी कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निकाय जिसके अंदर में दो ध्रुव हो, यानी विपरीत प्रकृति का, यानी एक जो नॉर्थ पोल है तो दूसरा जो है वो साउथ पोल होना चाहिए, और दोनों को कुछ दूरी से जब अलग किया जाता है तो उसी सिस्टम को हम लोग द्विध्रुव बोलते हैं। तो चुंबक ये खुद द्विध्रुव बन गया।
हम लोग यहाँ पर इसके बीच का डिस्टेंस a माने थे, याद कीजिए, लेकिन अभी थोड़ा आगे हॉल करना है इसलिए इसको 2l मान लेते हैं। और 2l क्यों मानते हैं, ये बात आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से कहानी समझ में आ रहा होगा कि जैसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना पूछा था, उसी तरीका से यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना पूछ देगा। तो फिर इसको जब, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट तो इसके बीच में होता है, न्यूट्रल पॉइंट जो होता है किसी भी चुंबक के बीच में होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बीच में न्यूट्रल पॉइंट था। तो जब हम उसको आधा आधा बांटेंगे तो a/2 करोगे, थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत होगा, तो इसीलिए हम इसको 2l मान लेते, ताकि आधा आधा बांटोगे तो l और l बट जाएगा। हम इसी सिस्टम को बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव, क्योंकि यहाँ पर चुंबक का प्रवृत्ति है, एक ध्रुव इधर है, दूसरा ध्रुव इधर है, दोनों को कुछ दूरी पर अलग किया गया है, तो इस सिस्टम का नाम पड़ गया चुंबकीय द्विध्रुव। तो ये चुंबकीय द्विध्रुव है। अब इस जो चुंबकीय द्विध्रुव को हम लोगों ने जो डायग्राम में दिखाया है, जो दर्शाया है, इस चुंबकीय द्विध्रुव का अपना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होगा, है ना। तो द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसका डेफिनेशन ही बोलता है कि द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ एनी पोल्स, किसी भी पोल का पोल स्ट्रेंथ ले लो, मान लो इसका पोल स्ट्रेंथ ले लो या इसका, तो जब बराबर पोल स्ट्रेंथ है तो इसका भी पोल स्ट्रेंथ P होगा, इसका भी पोल स्ट्रेंथ P होगा। तो इसमें बोला है कि जो हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, याद रखना, हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्या चीज़ से, स्मॉल m से। क्लियर बात। अब बोला है डेफिनेशन में कि द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ एनी पोल, किसी भी पोल का एक पोल स्ट्रेंथ ले लो, ठीक है ना, एंड उसके बाद बोल रखा है डिस्टेंस बिटवीन बोथ पोल्स, और दोनों पोलों के बीच का जो दूरी होगा इसके साथ इस पोल स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई कर दो, यही हमारा हो जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का क्या हो गया फॉर्मूला, m = p × 2l, यानी कि दोनों में से किसी एक ध्रुव का ध्रुव प्राबल्य ले लीजिए और फिर दोनों ध्रुवों के बीच में जो दूरी माने हैं वो दूरी वहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यही हो गया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। याद रखना, कहीं कहीं पर क्या होता है कि लोग ऐसा मानते हैं, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, इसके जगह पर कैपिटल M रख देते हैं, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोल दो या मैग्नेटिक मोमेंट बोल दो, बात एक ही है ना। इसको कहीं कहीं पर कैपिटल M से लोग डिनोट करते हैं और ध्रुव प्राबल्य को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो इस बात को लेकर के कन्फ्यूज नहीं होना है कि हम P लिख दिए हैं तो गलत हो गया, गलत नहीं है, वैसे मानने का अपना तरीका है। कहीं कहीं पर लोग ध्रुव प्राबल्य को P से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पर स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं। तो जब इसको स्मॉल m से डिनोट करेंगे तो इसका डिनोशन बदल जाता है, तो इसमें कैपिटल M का लोग इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल हमने जो माना है आप ऐसे ही मान के चलो, आपको अच्छा से समझ में आएगा और याद रहेगा। पहले तो हम बेसिक चीज़ें याद रख लें, समझ लें, फिर आगे अगर कुछ बदलाव किया जाएगा तो उसको तो हम लोग समझ लेंगे। डिनोट करने वाला में तो कोई समस्या है ही नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, ध्रुव प्राबल्य, हम लोग इसको बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। वेयर m क्या है, तो m को बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बात समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना, ऐसे। और P का मतलब तो आप समझ रहे हो, पोल स्ट्रेंथ, P का मतलब हो जाता है पोल स्ट्रेंथ, इसको बोलते हैं ध्रुव प्राबल्य। बात समझ में आ रहा है। और 2l तो समझ ही रहे हो, दोनों ध्रुवों के बीच का दूरी। यहाँ पर एक और बात हम मेंशन करते हैं जो आपको जरूर याद रखना चाहिए, SI यूनिट ऑफ स्मॉल m। स्मॉल m मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का अगर ऐसा ही मात्रक अगर आप लिखिएगा तो ये हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, या इसी को जूल प्रति टेस्ला बोलेंगे या जूल टेस्ला का पावर -1, एक ही बात है। तो ये जो आपको दिखा यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण, इस द्विध्रुव आघूर्ण के ऐसा ही मात्रक अगर आपसे पूछा जाए
तो आप याद रखिएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ध्रुव प्राबल्य का था एम्पियर इंटू मीटर, और एक तो दूरी है तो इसका भी हो जाएगा मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर और एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया इसका ऐसा ही मात्रक। एक और होता है जूल प्रति टेस्ला, तो हम लोग उसका भी आगे चर्चा करने वाले हैं। अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि ध्रुव प्राबल्य क्या होता है, ध्रुव प्राबल्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ठीक है। इसको ध्रुव प्राबल्य बोल रहे हैं, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या है, और साथ में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ये बातें आपको अभी जो है फिलहाल याद रखने हैं। तो आप इसका जो है हम साइड हो जाते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप अपना इसको रोक करके उतार लो। अगला जो टॉपिक है अपना वो है कि टॉर्क ऑन अ मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यदि हम लोग टॉर्क निकालना चाहते हैं और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें हम लोगों ने मैग्नेट को रखा है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, मान लेते हैं ऐसा, और लेट अस सपोज कि हमारा जो ये पोल है ये नॉर्थ पोल है और ये जो हमारा पोल है ये साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है वो नॉर्थ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। दोनों पोल तो हम लोग पहले से मान चुके हैं कि 12 डिस्टेंस पर होगा। ये जो फोर्स होगा इस फोर्स का वैल्यू ये साउथ पर लग रहा है, तो चूंकि हम लोगों ने मान के रखा है कि इसका पोल स्ट्रेंथ P है, इसका भी पोल स्ट्रेंथ P है, तो इसका जो आएगा वो पोल स्ट्रेंथ इंटू 12 फोर्स का जब फार्मूला लगा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड होता है। फोर्स बराबर यही फार्मूला था ना, अगर नहीं याद हो तो याद रखना, चूंकि B बराबर जो था वो था फोर्स अपॉन P0, यानी कि जो भी उसका पोल स्ट्रेंथ होता है टेस्ट पोल का, तो यहाँ से फोर्स बराबर निकालोगे तो P0 यानी कि टेस्ट पोल इंटू मैग्नेटिक फील्ड। इसी पैटर्न पे अगर हम लोग इसको बनाएंगे तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा उसका कुछ प्रारूप इस प्रकार का होगा, है ना, समझ रहे हो बात। अगर हम इस पर निकाले फोर्स तो इसका जो फोर्स होगा यानी नॉर्थ पोल पर जो फोर्स होगा वो भी ऐसा ही होगा। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो दोनों का जो फोर्स का वैल्यू है वो इक्वल है, लेकिन दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग है। मतलब एक नीचे काम कर रहा है एक ऊपर, और एक नीचे और एक ऊपर काम कर रहा है तो ये घूमेगा, मतलब कि इसमें टॉर्क डेवलप होगा, कुछ ना कुछ रोटेशनल काम भी होगा। तो हमको यही चीज़ें जो है अभी कैलकुलेट करना। पहले तो हम लोग टॉर्क निकाल लेते हैं। अगर चुंबक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस तरह से लटका दे कुछ एंगल पर, मान लेते हैं ये कुछ एंगल पर लटका हुआ है, लेट अस सपोज कि ये थीटा डिग्री एंगल पर लटका हुआ है ना, तो इसके ऊपर जो किया गया काम होगा वो भी हम निकालेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग निकालते हैं कि इसका जो बल आघूर्ण होगा यानी टॉर्क जो होगा वो टॉर्क कितना होगा, ये पहले हम लोग कैलकुलेट कर लें। वही बात जो हमने बोला वही चीज़ हमने भाषा में भी लिख दिया है कि लेट अस सपोज अ मैग्नेट हैव इफेक्टिव लेंथ 12, एक चुंबक है जिसका प्रभावी लंबाई 12 है, इसको हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए हैं, तो इस पर टॉर्क होगा, क्या होगा वही कैलकुलेट करना है। तो चूंकि टॉर्क बराबर तो आप फार्मूला जानते हो, चूंकि टॉर्क का जो फार्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स तो हम दोनों में कोई भी एक फोर्स ले सकते हैं, तो फोर्स जो हो गया P यानी डाइपोल ध्रुव प्राबल्य पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, इसको अगर डॉट डॉट लाइन से ऐसे अगर मिला दें, ये एंगल थीटा तो ये एंगल जो होगा ये भी थीटा होगा। अगर ये तुम्हारा है 2L तो यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यही तो हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आएगा वो आ जाएगा 2L साइन थीटा, है ना। तो हमारा यहाँ से हो जाएगा 2L साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ से निकाले तो ये जो टर्म जो आपको दिख रहा होता है इसमें P इंटू 2L मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन थीटा। और आप अभी जस्ट इसके बारे में देखे हो कि इसी को हम लोग बोले थे डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसी का तो नाम दिए थे। और इसको हम लोगों ने क्या किया था, शॉर्ट में लिख दिया था। तो चूंकि डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बराबर होता है पोल स्ट्रेंथ ध्रुव प्राबल्य इंटू दोनों ध्रुवों के बीच का दूरी, है ना। ये बात तो हम लोगों ने देख लिया है। अब इसी चीज़ को इन वेक्टर फॉर्म अगर लिखे, इन वेक्टर फॉर्म, है ना, सदिश रूप में अगर लिखा जाए
सदिश रूप में अगर लिखा जाए तो टॉर्क जो होगा ये वेक्टर होगा m क्रॉस b वेक्टर। याद रखिएगा डाइपोल मोमेंट जो होता है ये सदिश राशि है, तो हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट में लिख दें, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन थीटा आता है, डॉट में कॉस थीटा आता है, तो हमारा ये टर्म आ गया, तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखा गया। यही हमारा क्या हो गया, टॉर्क। यही हमारा क्या हो गया, टॉर्क। कौन सा टॉर्क, तो मैग्नेट का टॉर्क आया है, यानी चुंबक में जो बल आघूर्ण होगा वो बल आघूर्ण हम लोगों ने निकाला, उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला आया है। अब याद कीजिए, हम लोग जब पिछले क्लास में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने इसी तरह से एक चुंबकीय क्षेत्र लिया था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया था, और इसके अंदर में एक धारावाही लूप रखा था, याद कीजिए। और धारावाही लूप के ऊपर में जो लगने वाला जो टॉर्क था वो बिना साइन थीटा आया था। आपको अगर याद हो, नहीं याद हो तो एक बार पीछे पलट करके जरूर देखना, उसको भूलना नहीं। तो हम यहाँ पर अगर रख दें फिर से धारावाही जो था उसको रख दें, तो फिर हम इन दोनों के टॉर्क का तुलना करेंगे, है ना। हम यहाँ पर लिखते हैं एज वी नो दैट टॉर्क ऑन current loop in any uniform magnetic field, है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप पर जो टॉर्क होता है वो टॉर्क का वैल्यू आया था बिना साइन थीटा, ऐसा ही आया था ना। और अगर गौर से देखिए तो n का वैल्यू हम लोग अगर मान लेते हैं 1, क्योंकि हमारा जो है सारा कुछ इसी टर्म में चल रहा है, तो BIA साइन थीटा अगर नहीं हो तो यहाँ पर लिख लेना, चूंकि n = 1 हम लोगों ने लिया है, और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं, ये समीकरण 1। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 1 और 2 को कंपेयर कर देते हैं। 1 और 2 को कंपेयर कर देंगे तो क्या आएगा, देख लो। दोनों को अगर भागा भी दे दो तो ये दोनों तक कट जाएगा, ये दोनों तक खत्म हो जाएगा, IA बराबर m बचेगा, यही ना। B तो अपना हाइए है, साइन थीटा हाइए है, टॉर्क बराबर, और AI के जगह पर यहाँ पर m है, नहीं है, तो यहाँ से m बराबर जो आएगा वो I × A आएगा। और आपको अगर ध्यान में नहीं हो तो एक बार हम याद दिला दें, हम लोग जब पढ़ रहे थे ये वाला चीज़, तो वहाँ पर भी IA बराबर हम लोगों ने चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हम लोगों ने इसका नाम दे करके यहाँ पर m रखा था, है ना। तो हमें ये जो फॉर्मूला आया यहाँ पर जो IA के जगह पर जो m हम लोगों ने रखा, क्यों रखा उसका रीजन यहाँ से पता चलता है, और यहीं से पता चलेगा कि हमारा जो ध्रुव प्राबल्य है यानी P जो है इसका SI मात्रक क्या होगा, है ना। यहीं से हम लोग पता करते हैं कि इसका SI मात्रक क्या होगा। तो थोड़ा सा सिर्फ हम SI मात्रक का कैलकुलेशन बता रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ SI यूनिट ऑफ P मतलब पोल स्ट्रेंथ। ध्रुव प्राबल्य का अगर ऐसा यूनिट निकालो तो हम सिर्फ ये जो है ये अलग से रफ में ही आप कर लेना, ठीक है, या नोट करके इसको अलग से पढ़ लेना आप, है ना। तो जरा सोच कर देखो, यहाँ से P × 12 मोमेंट बराबर वही है फॉर्मूला, P × 12, और 12 का जो मात्रक होगा वो मीटर होगा, है ना। मीटर, चलो पूरा नाम लिख देते हैं, मीटर होगा। इसका जो होगा एम्पियर होगा, और इसका तो मीटर का स्क्वायर होगा, मीटर का स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर खत्म, तो पोल स्ट्रेंथ का क्या हो गया, एम्पियर × मीटर। ये बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं, और पहले भी हम तुमको बताए थे कि ध्रुव प्राबल्य का SI मात्रक क्या होता है, आगे जाकर के आपको पता चल जाएगा, है ना। तो इसी तरह से हम लोग इसका SI मात्रक कैलकुलेट करते हैं। आप इसका हिंदी लिख लेना, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी धारावाही लूप को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल आघूर्ण होता है,
ठीक है, ये बल आघूर्ण होता है। फिर दोनों का कंपेयर करते हैं तो ये फार्मूला बन करके आता है। हालांकि ये हम सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट में बता दिए हैं, हमको ज़्यादातर मतलब यहाँ तक होता है, लेकिन आप लोग जब नोट करोगे तो पूरा नोट करना, ताकि बाद में जा कर के जब ध्यान आए, जब इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे तो फिर हम लोगों को ये चीज़ स्पष्ट रहना चाहिए कि हम कहाँ से क्या क्या चीज़ लिए हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला साथ में डेरिवेशन दोनों याद रखना है, इसीलिए क्योंकि 2 नंबर में पूछेगा तो डेरिवेशन आपको प्रूफ करने के लिए बोलेगा। चलिए आप इसको भी नोट कर लीजिए अपने। वर्क डन अब निकाल लेते हैं हम लोग कि अगर इसी तरह से किसी मैग्नेट को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो इस पर जो किया गया काम होगा, वो किया गया काम कितना होगा वो हमें निकालना है। एक्चुअली पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया है कि जब किसी चुंबक को आप फ्रीली किसी मैग्नेटिक फील्ड में, यानी किसी और चुंबक की वजह से या किसी भी कारण से जो डेवलप हुआ होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसमें रखते हैं, तो जो चुंबक को हम फ्रीली लटका करके रखते हैं ना, उसमें टॉर्क डेवलप होता है। एक्चुअली वो घूमता है। अगर आप नहीं हो तो ये अगर मान लो चुंबक है, इसको ऐसे लटका करके ऐसे कर दो, पूरब पश्चिम के डायरेक्शन में कर दो, क्या होगा, ये पूरब पश्चिम से उत्तर दक्षिण अपने आप आ जाएगा। आप समझ रहे हो ना। तो ये कहने का सीधा अर्थ ये होता है कि वो किसी भी फॉर्मेट में आप रखो, वो उत्तर दक्षिण में अपना एडजस्टमेंट कर लेता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि उसके लिए वो क्या करेगा, रोटेट करेगा तो टॉर्क डेवलप होगा। तो टॉर्क कितना डेवलप होगा, हम लोगों ने अभी जस्ट फार्मूला निकाला है। अब जब वो रोटेट करेगा तो कुछ ना कुछ काम होगा, लेकिन वो जो काम होगा वो रोटेशनल वर्क डन होगा, मतलब घूर्णन काम होगा, है ना। तो वो काम कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना। फिर जैसे ही लटका दिए तो फिगर वही रहेगा, यानी फोर्स इस पर 2 लगेगा। एक फोर्स जो होगा ये एन पोल पर लगेगा, ये भी P इंटू बी, मैग्नेटिक फील्ड जो B होता है उसके आधार पर। इस पर जो है साउथ पोल पर भी लगेगा P इंटू बी, दोनों फोर्स का वैल्यू इक्वल रहेगा। तो हम लोग यहाँ से अगर रोटेशनल वर्क डन निकालें, रोटेशनल वर्क डन, है ना, घूर्णन कार्य। अगर घूर्णन कार्य निकालोगे तो घूर्णन कार्य निकालने का तो हमारा सीधा फॉर्मूला होता है छोटा सा वर्क डन बराबर टॉर्क इंटू डी थीटा, यही तो फार्मूला होता है ना। तो हम लोगों ने चूंकि अभी अभी जस्ट निकाला है कि टॉर्क बराबर जो हमारा फार्मूला जो आया था वो m यानी मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इंटू मैग्नेटिक फील्ड और इंटू साइन थीटा, ये फार्मूला आया है टॉर्क का। तो हम क्या करें, ये वाला फार्मूला को उठा के अगर रख दें तो यहाँ से dw बराबर जो आएगा मैग्नेटिक मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों ओर समाकलन करने पर। तो जब दोनों ओर समाकलन कर देते हैं तो इधर इंटीग्रेशन करोगे dw, इधर इंटीग्रेशन करोगे एम बी साइन थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रेशन में वो चीज़ बाहर हो जाता है जो कांस्टेंट होता है। तो बेसिकली चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये बाहर हो जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र भी यूनिफॉर्म है तो ये भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, है ना। हमने हेडिंग में ही बना दिया है, यहाँ पर देख लीजिए, वर्क डन और मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब वो भी कांस्टेंट है। और थीटा तो तुम्हारा जो है वही तो वेरी करेगा, क्योंकि थीटा के आधार पर तो ये इधर उधर टर्न ले रहा है, घूम रहा है। तो जब हम मान लेते हैं कि जिस समय हमारा थीटा था थीटा 1, उस समय में किया गया काम कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब थीटा हुआ 2 तो उस समय काम हुआ W। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका वैल्यू तो W आएगा, m इंटू बी, ये तो बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक ये होगा साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ से W बराबर निकालोगे तो एम बी यहाँ से जो आएगा, इसका जो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है ये माइनस कॉस थीटा होता है, ये फिक्स है, आप देख लेना, ये माइनस कॉस थीटा होता है। अब अगर हम लोग माइनस को बाहर कर लें, ये जो माइनस है इस माइनस को अगर बाहर कर लें तो W किया गया काम जो होगा ये बराबर जो हमारा आएगा एम बी, और
यहाँ से अगर लिखोगे तो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, यही ना होता है लिमिट लिखने का तरीका। तो ये हमारा जो आया ये हमारा फॉर्मूला हो गया वर्क डन का। बात समझ रहे हो ना। और ये जो वर्क डन का फॉर्मूला आया यही एक्चुअली में मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहलाता है। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे इसके बारे में एक लाइन, दिस फॉर्मूला या दिस इक्वेशन is also known as magnetic potential energy, है ना। इसको हम लोग चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं इसी समीकरण को, या जो किया गया काम है इसी को हम लोग बोलते हैं, है ना। इसीलिए हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये हमारा हो गया क्या चीज़, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। अगर इसी को हम लोग यहाँ पर लिखे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अगर थीटा, यानी थीटा के टर्मिनोलॉजी में हम अगर इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं माइनस एम बी कॉस थीटा। मतलब कहने का सेंस है पूरा टर्म को हम लोग कॉस थीटा मान लेते हैं। बात समझ रहे हो ना। और इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में कोई लिखना चाहे, ये जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है इसको, तो माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। डॉट क्यों लगाए समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज़ है, कॉस थीटा। इसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, इसको बोलेंगे चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है यानी किया गया काम का, वो फॉर्मूला ये हुआ। अगर आप चाहो तो माइनस को अंदर ले जाकर पलट भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको लेकर के घबराना नहीं, है ना। ये फॉर्मूला होगा किया गया काम के लिए, और यही जो किया गया काम है यही क्या चीज़ होगा, इस चुंबक के अंदर में चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उसमें जाकर के स्टोर हो जाएगा, जमा हो जाएगा। इसीलिए इस इक्वेशन को हम लोग चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा समीकरण भी कहते हैं, ठीक है। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नॉन एज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और इसको अगर थीटा के कोरस्पोंडेंस यानी संगत रूप में अगर लिखना चाहें तो सीधा सीधी इसको कॉस थीटा बोल देते हैं, और ये हमारा वेक्टर फॉर्म में यहाँ से आ जाता है। तो हम लोगों ने अभी जो चीज़ें आपके सामने बोर्ड पर है, इसके माध्यम से हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया है जिसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी चुंबक को रखा जाता है कुछ एंगल पर, तो इसके ऊपर जो किया गया रोटेशनल काम होगा उसको बैलेंस करने में, वो किया गया काम जो होगा वो इतना होगा। या ये आप पोटेंशियल एनर्जी के रूप में यानी चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में अगर जमा करना चाहते हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो 2-3 बातें अभी तक हम लोगों ने किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ में भी आता होगा, ये सारा चीज़ आप समझ रहे होंगे। तो इसको भी आप क्या करो, जैसे आप नोट करते हो अपना नोट्स में इसको भी शामिल कर लो और इसको अपना तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब बात करने वाले हैं कि अगर किसी मैग्नेट को इसी तरह से अगर आप ऐसे लटका देते हो, इस तरह से अगर यूं ऐसे लटका देते हो, तो ये क्या करेगा, टॉर्क डेवलप होगा इसके अंदर में, यानी कुछ रोटेशनल काम होगा। लेकिन याद रखिएगा ये एक बार में बैलेंस नहीं होता, एक बार इधर गया तो फिर इधर आएगा, फिर इधर गया तो फिर इधर आएगा, ऐसा टाइप का। इसका मतलब कुछ देर के लिए ये इसमें ऑसिलेट करेगा। तो ये जो ऑसिलेट करेगा ना, तो आपसे इसमें पूछ देता कि बताइए जो ऑसिलेशन होगा यानी दोलन जो होगा, इस दोलन का जो आवर्तकाल होगा, टाइम पीरियड जो होगा वो कितना होगा। इसके लिए आप व्यंजक प्राप्त कीजिए। यदि किसी चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे ही लटका दिया जाए तो इस पर जो टाइम पीरियड लगेगा, जिस टाइम पीरियड में ये ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, उसका आवर्तकाल का आप फॉर्मूला यानी व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी प्रश्न पूछता है ना। तो जो बातें हम लोगों ने शुरू किया है डाइपोल मोमेंट से, उसी डाइपोल मोमेंट के आधार पर कहानी अभी चल रहा है। अभी डाइपोल मोमेंट का कहानी खत्म नहीं हुआ है। आप अगर गौर से इस चीज़ को समझो तो डाइपोल मोमेंट होता क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है, फिर मैग्नेटिक डाइपोल पहले तो हम लोग बात किए थे,
फिर हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के थ्रू जो है, यानी कि किसी मैग्नेटिक डाइपोल को यानी चुंबकीय द्विध्रुव को, चुंबक को रख दिए किसमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो टॉर्क निकाले, वर्क डन निकाले। अब क्या निकालना है, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, ठीक है, यानी कि वो जो इधर से उधर रोटेट करेगा इसका आवर्तकाल कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। बात तो समझ में आ रहा है। आइए हम इसको कैलकुलेट कैसे करें, इसका कहानी समझते हैं। फिर अगर ऐसे लटकाओगे, नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, तो फिर वही कहानी, यानी कि फोर्स जो नॉर्थ पर लगेगा ये P इंटू बी है ना, P इंटू बी, और फिर इस पर जो लगेगा फोर्स ये हो जाएगा फिर से साउथ पोल पर, तो ये भी हो जाएगा P इंटू बी। और हम लोग फोर्स जब देख लेते हैं तो फोर्स के आधार पर तो वर्क डन भी निकाल लेंगे, और हम लोग उसके बाद इस पर जो है टॉर्क जो लगेगा वो भी निकाल लेंगे। लेकिन ज़रा सोच कर देखिए, जब ये घूमेगा, रोटेट करेगा, तो जो रोटेशन जो होगा, वो जो टॉर्क होगा वो इस थीटा का विरोध करेगा। मतलब जो रोटेट हो रहा है उसका विरोध करेगा, तब ना ये वापस आएगा। मतलब कहने का अर्थ ये होता है कि अगर इसको रोटेट करवाए तो कोई ना कोई तो एक टर्म है जो इसको वापस खींच के लाता है। तो एक्चुअली में वो टॉर्क ही है, जो टॉर्क उसमें डेवलप हुआ वही टॉर्क उसको फिर वापस लाता है ना। इसका मतलब जो टॉर्क उस पर काम कर रहा था वही टॉर्क, यानी वही बल आघूर्ण या बल युग्म बोल दीजिए, वही उस थीटा विक्षेप यानी थीटा डिफ्लेक्शन जो हो रहा है, इधर जो भाग रहा है, उसका विरोध कर रहा है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर बोल दें द रीस्टोरिंग टॉर्क ऑन मैग्नेट, है ना, चुंबक पर प्रत्यानन बल आघूर्ण। समझ रहे हो, प्रत्यानन मतलब फिर से वापस लाने वाला। तो टॉर्क का तो वही फार्मूला होता है mb sin थीटा, इसके अलावा कोई फार्मूला है नहीं। तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। माइनस क्यों लगाए, बात समझ में आया? क्योंकि यही चीज़ जिसको क्या कर रहा है, रीस्टोर कर रहा है, वापस ला रहा है। तो वापस ला रहा है मतलब टॉर्क जिस डायरेक्शन में लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। तो हम लोग यहाँ पर अगर नहीं हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं निगेटिव साइन shows that torque acting opposite to the deflection। आप इसका हिंदी लिख लीजिएगा, ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि आरोपित बल आघूर्ण विक्षेपण के विपरीत है। फुल स्टॉप। इसका मतलब यही होता है। तो टॉर्क बराबर हो गया माइनस mb साइन थीटा, ये तो हमारा टॉर्क हो गया। लेकिन इसको जो वापस लाता है वो टॉर्क रोटेशनल टॉर्क कहलाता है। तो रोटेशनल टॉर्क घूर्णन मतलब समझ रहे हो, घूर्णन बल आघूर्ण, ठीक है। रोटेशनल बल आघूर्ण जो होगा यानी घूर्णन बल आघूर्ण जो होगा, ये बराबर क्या होता है फार्मूला, अगर नहीं याद हो तो एक बार हम आपको याद दिला दें कि इसमें हम लोगों ने टॉर्क बराबर I इंटू अल्फा करके ऐसा करके हम लोगों ने कुछ फार्मूला लिखा था। अगर आप रोटेशन चैप्टर पढ़े होंगे 11th क्लास में, तो 11th में जो है कुछ इसी प्रकार से उसमें लिखा जाता है टॉर्क बराबर। और इसी चीज़ को अगर हम लिखना चाहिए, एंगुलर एक्सेलरेशन है, कोणीय, ये जो आपका है अल्फा, ये अल्फा क्या चीज़ है, कोणीय त्वरण है। और ये जो आई है ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण। तो फिलहाल तो नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ये तो टॉर्क है ही। तो टॉर्क बराबर हम इसी फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा बट्टा डी टी का स्क्वायर, ये भी हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को एक साथ रखते हैं, यानी कि हम लोग इस वाले इक्वेशन पर वो जो 2 का वैल्यू है उठा के रख देते हैं।
तो हम यहाँ पर अगर रखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से देखिए, ये तो आपका आई डी स्क्वायर थीटा बट्टा डी टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन जो होता है कोणीय जो त्वरण होता है उसको ऐसे लिखते हैं, है ना, जैसे कि लीनियर एक्सेलरेशन को डी स्क्वायर एक्स बट्टा डी टी स्क्वायर लिखते हो, वैसा ही कोणीय त्वरण को हम लोग डी स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोणीय का मतलब कोण तय किया है ना, एंगल तय किया है, और बराबर माइनस एम बी साइन थीटा, ऐसे ही हम लोग लिखेंगे। माइनस लगेगा, माइनस जो है वो रहेगा, माइनस क्यों रहेगा उसका जानकारी हम यहाँ पर लिखवा दिए हैं आपको, है ना। अब अगर हम लोग इसी चीज़ को ऐसे लिखे, डी स्क्वायर थीटा बट्टा डी टी का स्क्वायर बराबर माइनस एम बी बट्टा आई इंटू साइन थीटा, तो ये हमारा एक समीकरण बन गया। लेकिन इस समीकरण में अगर थोड़ा सा और बात कर ले, हम उसका चर्चा जो है अब आगे करेंगे। पहले तो आप यहाँ तक देख लो, समझ लो, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक पहले आप लोग नोट कर लो अपना, है ना। इसको हम मिटाते हैं और फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। पहले आप लोग यहाँ तक जो है उस चीज़ को नोट कीजिए जो हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। रोक करके अपना नोट कर लेना। देखो, हम अगर यहाँ से मान ले कि हमारा जो एंगल है, जो एंगल डिफ्लेक्शन हुआ है यानी साइन थीटा है, वो एंगल बहुत छोटा है। लेट अस सपोज कि हमारा ये जो एंगल है ये बहुत छोटा है ना, यानी कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, यदि थीटा बहुत छोटा हो तो देन तो साइन थीटा जो होता है लगभग में थीटा के बराबर होता है। ध्यान है आपको। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो डी स्क्वायर थीटा बट्टा डी टी स्क्वायर बराबर माइनस एम बी बट्टा आई, है ना। और इसको हम लोग थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है बात। इसको हम लोग थीटा लिख सकते हैं। अगर इस समीकरण से हम लोग देखें, ठीक है, फ्रॉम दिस इक्वेशन एम बी एंड आई इज कांस्टेंट, इसका हिंदी कर लो सब। एम बी तथा आई नियतांक है या नियत है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। इस समीकरण में एम बी तथा आई नियत है। जब ये सब का सब नियत है तो वेरिएबल कौन होगा? थीटा, सिर्फ यही वेरिएबल होगा। इसीलिए डी स्क्वायर थीटा बट्टा डी टी स्क्वायर जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। इसको हम लोग बोलेंगे ना, ये जो डी स्क्वायर थीटा बट्टा डी टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा अगर बोल दे तो कोई गलत नहीं है। मतलब कि त्वरण जो है वो एंगल के डिफ्लेक्शन जो एंगल है उस एंगल के ऋणात्मक मान का समानुपाती है। मतलब अगर त्वरण जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो एंगल जो होगा निगेटिव यानी एंटी क्लॉकवाइज होगा। एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इस अनुसार से अगर देखें हम लोग तो ऐसा कंडीशन तो एसएचएम में आता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर आप पढ़े होंगे तो ऐसा कंडीशन उसी में आता है ना। अगर हम इस समीकरण से जो हम लोगों ने जो डिराइव किया है, जो हमारा ये आया है, अगर इस हिसाब से अगर बात करोगे तो ये जो समीकरण है ये दर्शाता है कि हमारा जो पार्टिकल है, यानी कहने का मतलब है कि जो चुंबक है जिसको हम लोगों ने लटका रखा है किसमें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, वो चुंबक जो है वो यूनिफॉर्मली एसएचएम जो मोशन है वो शो कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेट एक्सिक्यूटिंग एंगुलर एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या चीज़, चुंबक कोणीय एसएचएम करता है, मतलब सरलावर्त गति करता है। ठीक है, ये दिखाया, माने कि इस इक्वेशन से हमें पता चला कि जो चुंबक का जो ये समीकरण दिखाया, इसका मतलब होता है कि इसने क्या किया, ये चुंबक जो है वो कोणीय एसएचएम दिखा रहा होता है। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 3 मान लेते हैं।
है ना। ये चूंकि 2 तक तो हम लोगों ने मान रखा है, तो हम लोग जब देख लिए कि हमारा ये जो समीकरण आया ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का समीकरण है, लेकिन कौन सा, तो कोणीय, एंगुलर, क्योंकि एंगल के फॉर्मेट में आया है ना। तो अब हम लोग बेसिक जो फॉर्मूला होता है उसके साथ इसका कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ SHM, ठीक है, SHM के सिद्धांत से, अगर SHM के सिद्धांत से बात करें तो SHM का सिद्धांत क्या कहता है, खासकर एंगुलर के फॉर्म में, डी स्क्वायर थीटा बट्टा डी टी का स्क्वायर जो होता है इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। ये होता है रियल में प्रिंसिपल SHM का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, है ना। नहीं याद है तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जो हम लोग पढ़ते हैं रोटेशनल मोशन में वही चीज़ यहाँ से आया है, बात समझ रहे हो ना। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, नाउ कंपेयर इक्वेशन 3 और 4। अब समीकरण 3 तथा 4 का तुलना करते हैं। तो जब हम लोग 3 तथा 4 का तुलना करेंगे तो ढंग से देखना, माइनस उसमें भी है, माइनस इसमें भी है, थीटा इसमें भी है, थीटा उसमें भी है, डी स्क्वायर थीटा बट्टा डी टी स्क्वायर इधर भी है उधर भी है। अब यहाँ पर जो टर्म है इसके जगह पर यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, तो कंपैरिजन करने पर ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आया, ये आया एम बी बट्टा आई, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो यहाँ से ओमेगा बराबर क्या आया, ओवर रूट एम बी बट्टा आई। ओमेगा क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोणीय आवृत्ति, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, कोणीय आवृत्ति। ओमेगा अगर नहीं हो तो आप साइड में लिखते चलो, अपना रोक करके इसको अपना नोट कर लेना, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, कोणीय आवृत्ति, ठीक है। ओमेगा का मतलब हो गया कोणीय आवृत्ति। अब यहाँ से हमको निकालना क्या चीज़ है, टाइम पीरियड। अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि ओमेगा बराबर जो होता है वो 2 पाई बट्टा टाइम पीरियड होता है, ओमेगा बराबर होता है। इसीलिए हम ये फॉर्मूला अगर वहाँ रख दे तो 2 पाई बट्टा टाइम पीरियड बराबर रूट अंडर, वहाँ से जो आएगा एम मैग्नेटिक मोमेंट, बी मैग्नेटिक फील्ड और बट्टा में आई, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। इसीलिए टाइम पीरियड बराबर जो फॉर्मूला आ गया 2 पाई रूट अंडर, ये भी पलट जाएगा आई बट्टा एम इंटू बी, ये हमारा आ गया आवर्तकाल का फॉर्मूला जो हमें रिक्वायर्ड था, यही तो हमको निकालना था। तो इस तरह से हम लोग जो आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है, किसी चुंबक को अगर हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लटका हुआ छोड़ दे और उसका हम लोगों को निकालने के लिए बोल दिया जाए कि आवर्तकाल का क्या फॉर्मूला होगा, तो हम इस तरह से इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इसको हम लोग निकाल सकते हैं, निकल जाएगा सबसे। और इसको 2-3 बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। इसका वेरिफिकेशन जो है हर किसी को आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर समस्या हो जाएगा, है ना। वेयर, यहाँ पर कुछ टर्म का मतलब आपको हम लिख दे रहे हैं। वेयर, टी का मतलब तो समझ रहे हो कि ये हो जाएगा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आवर्तकाल, ये आवर्तकाल का आ गया। और आई का मतलब जो हो गया, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, चुंबक का, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, हम लोग जब जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं तो इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन जानना जरूरी होता है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो हमेशा बीच में है, क्योंकि बीच में ही बांध करके ना इसको लटका रहे हो मिडिल वाला पॉइंट से, तो वही एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है। तो जो भी फार्मूला होगा वो फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा हम फार्मूला लिखेंगे। एम का मतलब हो गया मैग्नेटिक, मैग्नेटिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट, ध्यान रखना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ये, ठीक है। चुंबकीय, चुंबकीय द्विध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण है, आघूर्ण है, बात समझ में आ रहा है। और बी जो है ये तो समझ ही रहे हो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है यानी चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र,
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देख लो, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछता ही है, सब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाता है, प्रूफ करने के लिए भी पूछा जाता है। तो ये चीज़ें तो आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो आज जो है हम लोगों ने मैग्नेटिज्म का दूसरा लेक्चर देखा है। पहला में बेसिक था, दूसरा भी वही, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत हिसाब किताब लगाओ तो आपको लगेगा कि एक तरह से जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसका रिवीजन चल रहा है ना, उसी का सारा कुछ ले दे करके लग रहा है कि थोड़ा बहुत वही टर्मिनोलॉजी आ रहा है। सिर्फ क्या है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक की जगह यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ना। तो ये सारे चीज़ें जो आज सीखे हम लोगों ने, इन तमाम चीज़ों को आप लोग अपना कवर कर लेना कॉपी में नोट करके, क्योंकि आज जो है 3-4 चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ में आया है आपको। 2-4 बार अगर आप कॉपी पर प्रैक्टिस कर लो, 1-2 बार पढ़ लो और उसके बाद जो है बिना देखे 2-3 बार उसको प्रैक्टिस कर लो प्रूफ करने का, तो फिर आपको ये तमाम चीज़ें जो है वो दिमाग में जा कर के बैठ जाएगा, वो निकलेगा नहीं, है ना। तो अगले क्लास में हम लोग और भी बातें करेंगे, यानी कि अभी डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है उस पर जो कहानी है वो समाप्त नहीं हुआ है, थोड़ा और आगे कहानी इसमें बचा हुआ है। उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पहले पढ़ लेंगे, तब जा कर के हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर, मटेरियल के गुण पर आएंगे, यानी कि जो पदार्थ है चुंबकीय पदार्थ उसके गुण पर आएंगे। तो पहले तो अभी जो द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव पढ़ रहे हैं उस पर आधारित जो चीज़ें हैं जो हमें जानना चाहिए वो तमाम चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो आज का फॉर्मूला, डेरिवेशन सब जो है और पिछला क्लास में जो हुआ, ये तमाम चीज़ को 1-2 बार आप रिवाइज करते चलना, ठीक है। ये सब चीज़ बर्डन के रूप में नहीं आना चाहिए। चलो, तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं और अगले क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ, इसी में मतलब ये जो पढ़ रहे हैं इसी का नया अगला जो पार्ट है, अगला भाग, उस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में फिर। तो